हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस गरुड़ को जब अचानक ही मारवा हाउस के टेरेस गार्डन में आयशा ने देखा तो आयशा की चीख निकल गई। वो गरुड़ साइज में काफ़ी बड़ा था और बड़ा खतरनाक लग रहा था। गरुड़ की आंखें जैसे आग उगल रही थी। गरुड़ का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गरुड़ काफ़ी गुस्से में था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से किसी एक जगह पर काफ़ी देर से देख रहा था। आयशा ने जैसे ही गरुड़ को देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो गरुड़ आयशा की ओर देखने लगा। जैसे ही गरुड़ ने आयशा की ओर देखा, आयशा ने अपने पास पड़ी एक बड़ी सी बांस की लकड़ी उठाई और गरुड़ की ओर आगे बढ़ने लगी। मगर गरुड़ आयशा को इतनी बड़ी बांस की लकड़ी लेकर आते हुए देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। गरुड़ ने अपने बड़े से पंख हवा में लहरा दिए, जिसे देखकर आयशा के हाथों से वो बांस की लकड़ी गिर गई। आयशा तीनों बच्चों की ओर दौड़कर आई और कहा, चलो चलो बच्चों, अंदर चलो। लगता है ये गरुड़ बहुत ही खतरनाक है, काफ़ी गुस्से में है। लगता है यह यहाँ पर किसी शिकार को ढूंढता हुआ चला आया है। अलेक्जेंडर और आर्यन भी गरुड़ को इस तरह देखकर काफ़ी हैरान नजर आ रहे थे। वो जानते थे कि दिल्ली में इस तरह गरुड़ का दिखना काफ़ी सरप्राइजिंग था। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि गरुड़ ऊंचे आसमान में रहने वाला पक्षी था। गरुड़ सिर्फ शिकार करने के लिए जमीन की सतह पर नजर आता था। गरुड़ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाला एक खतरनाक शिकारी पक्षी था। जो गरुड़ मारवा हाउस के टेरेस गार्डन में बने एक पेड़ पर बैठा था। उस गरुड़ को देखते ही अलेक्जेंडर समझ गया था कि वो गरुड़ एक बेहद खतरनाक और जंगली गरुड़ था, जो किसी जंगल से शायद शहर में भूला भटका आया था। गरुड़ के पाँव काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे थे। उस गरुड़ ने जब अपने दोनों पंख हवा में लहराए थे, तब उस गरुड़ की विशालता देखकर बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी डर के मारे अपना कदम पीछे हटा लेता। जब उस गरुड़ ने अपने पंख लहराए तो उसकी साइज काफ़ी बड़ी लग रही थी। आयशा उस गरुड़ को देखकर काफ़ी घबरा गई थी, इसलिए अनिका और तीनों बच्चों को अपने दोनों हाथों से कवर करते हुए आयशा ने बच्चों से कहा, चलो चलो बच्चों, अंदर चलो, जल्दी अंदर चलो, इसी वक्त अंदर चलो। तभी अचानक आयशा की नज़र अनिका पर पड़ी। अनिका बड़े ही ध्यान से उस गरुड़ को देख रही थी। आयशा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो अंदर चलो बेटा, लगता है ये गरुड़ शिकार की तलाश में यहाँ आया है। हो सकता है शिकार न मिलने की उम्मीद की वजह से ये गरुड़ हम पर हमला कर दे। ये गरुड़ काफ़ी ताकतवर नजर आ रहा है और इसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी गुस्से में भी है। ये सभी नौकरों से कहती हूँ कि इस गरुड़ को किसी तरह से हमारे बंगले से बाहर निकलवाए। ये कहते हुए आयशा अनिका और तीनों बच्चों को पकड़कर ले जाने लगी। मगर तभी अनिका ने बड़े ही धीरे से आयशा का हाथ अपने कंधे से हटाया। आयशा अनिका की यह हरकत देखकर हैरान रह गई। आयशा ने जब अनिका की ओर देखा तो अनिका काफ़ी गौर से उस गरुड़ को देख रही थी। अनिका ने जब पलटकर आयशा की ओर देखा तो आयशा काफ़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। आयशा के चेहरे की घबराहट देखकर अनिका ने दबी हुई आवाज़ में गरुड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वो गुस्सा नहीं है, वो खतरनाक नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों बच्चे भी अनिका की ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गए। हालांकि रिया इतने बड़े शिकारी पक्षी को देखकर काफ़ी घबरा गई थी, मगर साथ ही साथ नन्ही सी रिया गरुड़ को इस तरह अपने घर में देखकर काफ़ी एक्साइटेड भी लग रही थी। जब अनिका ने आयशा से ये बात कही तो रिया अपनी मम्मी को देखते हुए कहा, मम्मा आपको कैसे पता कि वो इस वक्त गुस्सा नहीं है? देखो चेहरे से तो कितना खतरनाक लग रहा है। उसकी आंखें लाल लाल हैं और चोंच इतनी नुकीली है जैसे कि कोई तलवार हो। हालांकि मुझे इतने खतरनाक शिकारी पक्षी को देखकर काफ़ी घबराहट हो रही है, मगर हाँ, मैंने आज से पहले इतना बड़ा गरुड़ कभी नहीं देखा था। हाँ, मैंने किताबों में गरुड़ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा था, मगर अपनी आंखों से सामने गरुड़ देखना इज़ सो एक्साइटिंग। मैं अभी इस गरुड़ के साथ कुछ फोटोग्राफ्स लेती हूँ और हो सके तो मैं गरुड़ के साथ सेल्फी भी लेना चाहूँगी, ताकि मैं स्कूल में अपने सारे दोस्तों को बता सकूँ कि मैं कितनी ब्रेव हूँ। रिया की बात सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ने एक साथ अपने सर पर हाथ मारते हुए एक दूसरे को देखा। अलेक्जेंडर ने धीरे से रिया के सर पर चपत लगाते हुए कहा, तुम गरुड़ के साथ सेल्फी लेना चाहती हो? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? तुम्हें पता है ना कि गरुड़ कितना खतरनाक शिकारी पक्षी है? तुम जैसे छोटे बच्चों को तो अपने एक ही पंजे में पकड़कर दूर आसमान में खींचकर ले जा सकता है। इतना पावरफुल होता है गरुड़। अगर तुमने उसके साथ सेल्फी खींचने की कोशिश की और उससे सेल्फी का एंगल पसंद नहीं आया तो हो सकता है मोबाइल के साथ साथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें भी अपने साथ पहाड़ी पर ले जाए। अलेक्जेंडर की बात सुनकर आर्यन को भी हंसी आने लगी। तभी आयशा ने तीनों बच्चों को डांट लगाते हुए कहा, ये वक्त एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है, चलो चुपचाप अंदर। अपनी दादी माँ की डांट खाते हुए तीनों बच्चे एक साथ अपने मुंह पर हाथ दबाकर हंसने लगे और घर के अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। मगर आयशा ने देखा कि अनिका अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी।
बड़े ही ध्यान से उस गरुड़ को देख रही थी। जब आयशा ने उस गरुड़ की ओर वापस देखा तो आयशा को महसूस हुआ कि गरुड़ भी अनिका की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। अनिका धीरे धीरे उस गरुड़ की ओर अपने पैर आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही अनिका ने अपने कदम आयशा से कुछ दूर लिए, आयशा ने अनिका को पीछे से पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रही हो अनिका? बेटा बेटा अनिका ने जैसे ही आयशा का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया, अनिका ने आयशा की ओर देखकर कहा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो गरुड़ मुझसे कुछ बात करना चाहता है। अनिका की ये बात सुनकर आयशा हैरान रह गई। तीनों बच्चे भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की कही कोई बात समझने की कोशिश कर रही थी। अक्सर इंसान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस तभी आते थे जब वो किसी ऐसे इंसान के साथ कम्युनिकेशन करता था जो उसकी भाषा न जानता हो। मगर भले ही दो इंसान एक दूसरे की भाषा न जानते हो, वो अपने हाव भाव के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। अनिका को देखकर ठीक ऐसा ही एहसास हो रहा था जैसे गरुड़ की आंखों में आंखें डालकर वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका धीरे धीरे उस गरुड़ की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। आयशा ने अनिका का हाथ पकड़ कर रखा था, मगर फिर भी अनिका धीरे धीरे गरुड़ की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अनिका की इस हरकत को देखकर बच्चों के चेहरे पर भी घबराहट साफ साफ नजर आने लगी थी। वो जानते थे कि गरुड़ के हमले से उनकी मम्मा को कितनी सीरियस इंजरीज हो सकती थी। अनिका धीरे धीरे उस गरुड़ के पास जाने लगी। आयशा अनिका को कई बार रुकने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका के कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए आयशा ने इस बार बड़ी ही सख्ती से अनिका को दोनों कंधे से पकड़ लिया और अनिका को पीछे की ओर धकेल दिया। अनिका उस गरुड़ के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। गरुड़ ने अपने दोनों पंख हवा में लहराना शुरू कर दिया। गरुड़ को इस तरह देखकर किसी भी इंसान के दिल में खौफ खड़ा हो सकता था, चाहे वो कितना ही बहादुर क्यों न हो। अपने परिवार को खतरे में देखते हुए आयशा भी गरुड़ के सामने खड़ी हो गई। आयशा इस तरह से गरुड़ के सामने खड़ी थी ताकि अगर गरुड़ हमला करे तो सबसे पहले वो आयशा पर हमला करे। तभी अचानक अनिका पीछे से खड़ी होकर आयशा के पास आई और आयशा गरुड़ पर पहले हमला करे इससे पहले आयशा को रोकते हुए अनिका ने कहा, वो दुश्मन नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर आयशा दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका ऐसा क्यों कह रही थी। अनिका जिसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि जिसे अपना नाम भी याद नहीं था, वो अचानक गरुड़ को देखकर ऐसा क्यों कर रही थी। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि कभी कभी हम किसी जानवर को जंगली और खतरनाक समझ बैठते हैं, मगर तभी उस जानवर को जानने वाला इंसान आकर हमें कहता है कि वो जानवर खतरनाक नहीं बल्कि लोगों से प्यार करने वाला है। मगर इस वक्त हालात में वो इंसान पहले से उस जानवर के साथ पहचान बना चुका होता है। अनिका ने उस गरुड़ के साथ क्या पहले दोस्ती बना रखी थी? ये बात सुनकर आयशा दंग रह गई। तीनों बच्चे भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बच्चे अनिका के इस रिएक्शन को देखकर धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगे। आयशा ने बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हुए अनिका से कहा, अनिका चलो, इस वक्त पीछे चलो। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका अभी उस मानसिक परिस्थिति में नहीं थी कि अनिका की हर बात पर भरोसा किया जाए। काफी देर तक अनिका उस गरुड़ की आंखों में देखती रही और गरुड़ भी अनिका की आंखों में देखता रहा। अनिका धीरे धीरे अपने कदम गरुड़ के पास बढ़ाने लगी। गरुड़ भी अब बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। अनिका गरुड़ के बिल्कुल बगल में जाकर खड़ी हो गई और बड़े ही ध्यान से गरुड़ को देखने लगी। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि गरुड़ उससे क्या कहना चाहता था। कुछ देर तक गरुड़ बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखता रहा। अनिका के चेहरे पर भी काफी हैरानी नजर आ रही थी। गरुड़ को देखते हुए अनिका ये समझने की कोशिश कर रही थी कि गरुड़ उससे क्या कहना चाहता था, मगर अनिका के मन में अब एक बात पक्की थी कि गरुड़ जरूर अनिका को कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज देना चाहता था। गरुड़ और अनिका एक दूसरे के सामने देखकर आयशा काफी हैरान नजर आने लगी थी। आयशा जो अनिका के कुछ कदम पीछे खड़ी थी, काफी ज्यादा अलर्ट थी। उसने फिर से अपने हाथ में बांस की लकड़ी पकड़ ली थी ताकि अगर गरुड़ अनिका पर अटैक करने की कोशिश करे तो उससे पहले आयशा गरुड़ को हमला करने से रोक सके। मगर अब धीरे धीरे आयशा की सांसें भी धीमी पड़ने लगी थी। आयशा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि गरुड़ अनिका पर हमला नहीं करने वाला था, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से सिग्नल से बात करने की कोशिश कर रहे थे। मगर फिर भी आयशा को पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि उसे गरुड़ पर विश्वास करना भी चाहिए कि नहीं। तीनों बच्चे जो अब धीरे धीरे चलकर आयशा तक पहुंच चुके थे, वो भी हैरानी से अपनी मम्मा को देख रहे थे। तभी रिया ने अपनी दादी माँ की ओर देखकर कहा, क्या मम्मा पहले से इस गरुड़ को जानती है? अगर मम्मा गरुड़ को जानती हैं तो हो सकता है कि इसी गरुड़ के जरिए मम्मा की याददाश्त वापस आ सके। रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी काफी ज्यादा शॉक हो गए। अगर गरुड़ के जरिए ही उनकी मम्मा की याददाश्त किसी तरह वापस आने वाली थी तो तीनों बच्चों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं थी। बिल्कुल धीमी आवाज में आयशा ने अनिका से पूछा, अनिका क्या तुम उस गरुड़ को पहले से जानती हो? क्या तुमने इसे पहले भी कभी देखा है? अनिका ने पलट कर आयशा की ओर देखा।
अनिका काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही थी। अनिका ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद आयशा से कहा, नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है जो ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे ही अनिका ने आयशा से ये बात कही, तभी अनिका, आयशा और तीनों बच्चों के कानों पर एक गन शॉट की आवाज़ पड़ी। गोली के धमाके की आवाज़ सुनकर टेरेस पर खड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। जब अनिका ने पलट कर देखा तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड हाथ में बंदूक लिए हवा में फायर करते हुए अनिका और आयशा की ओर दौड़कर चले आ रहे थे। इससे पहले कि अनिका और आयशा इन सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ कहते, सिक्योरिटी गार्ड्स ने गरुण के सामने गोली तान दी और फायर करने के लिए ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी। इससे पहले कि कोई सिक्योरिटी गार्ड बंदूक से गोली चला पाता, अनिका गरुण के सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। ये गरुण को बचाने के लिए उसका एक नेचुरल रिएक्शन था। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड अनिका को इस तरह गरुण का बचाव करते हुए देखकर हैरान हो गए। एक सिक्योरिटी गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, दूर हो जाइए मैडम, ये बहुत ही खतरनाक पक्षी है, पता नहीं हमारे घर में कैसे घुस आया है। अक्सर ये गरुण तो उन जगहों पर हमला करते हैं जहाँ ज़्यादा सांप दिखते हैं, मगर बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आखिर ये गरुण हमारे घर के अंदर क्या कर रहा है। ये यहाँ किस चीज़ की तलाश में आया है ये हम नहीं जानते, मगर ज़रूर यहाँ आसपास कोई शिकार है जिसका शिकार करने के लिए ये ज़रूर हमारे घर में घुस आया है। और अगर उसे ये लगा कि हम लोग उसे शिकार करने से रोकने वाले हैं तो वो हम पर भी हमला कर सकता है। बच्चों की ओर इशारा करते हुए एक चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, बच्चों आप अंदर चले जाइए, ये गरुण बेहद खतरनाक पक्षी होता है। हमारे गांव में एक बार एक गरुण ने एक 3 साल के बच्चे को अपने ताकतवर पंजों में दबोच लिया था। वैसे सिक्योरिटी गार्ड की बात का असर आरन और अलेक्जेंडर भी बिल्कुल नहीं हुआ था, मगर उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रिया काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई नजर आ रही थी। रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, मामा प्लीज़ आप यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया को घबरा हुआ देखकर अनिका भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, मगर अनिका इतना ज़रूर जानती थी कि रिया तो बिल्कुल सेफ थी। मगर अगर अनिका उस गरुण के सामने से हट जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड उस गरुण को गोली मार देंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स और बच्चों के बीच बातचीत चल रही थी। तभी अनिका ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। जब अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम से हैरान रह गई। पीछे गरुण नजर नहीं आ रहा था। गरुण अचानक ही टेरेस गार्डन से गायब हो चुका था। अनिका, आयशा और तीनों बच्चे हैरान थे। तीनों बच्चे दौड़ दौड़ कर यहाँ वहाँ टेरेस गार्डन पर जाकर गरुण को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने हाथों में बंदूक लेकर गरुण को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, मगर सभी लोग इस बात से हैरान थे और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इतने कम सेकंड्स में गरुण गायब कहाँ हो गया था। गरुण एक बेहद भारी पक्षी था और उसके पंख भी इतने बड़े होते थे कि उनके एक पंख की लंबाई एक बड़ी सी कार से के साथ नापी जा सकती थी। इतना बड़ा गरुण अचानक ही पलक झपकते ही गायब कैसे हो सकता था, ये बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक जब बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड्स ने गरुण को ढूंढने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि अब गरुण को ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं था। गरुण मारवा हाउस से चला चुका था। मगर गरुण के गायब होने के भी ज़्यादा हैरानी आयशा को इस बात की थी कि आखिर अनिका ने उस गरुण को देखने के बाद ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था। क्या अनिका उस गरुण को पहले से जानती थी? क्या उस गरुण और अनिका के बीच कोई कनेक्शन था? और अगर अनिका की ये बात सच थी कि गरुण अनिका को कोई मैसेज देने के लिए आया था, तो वो मैसेज क्या था? सुबह जब गुलेरिया हाउस में नंदिनी श्रेया के बेडरूम में वापस लौटी तब उसने देखा कि श्रेया और पिंकी दोनों अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया की दिमागी हालत जिस तरह की थी उसे ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने की बहुत ज़रूरत थी, मगर नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि पिंकी के एग्ज़ाम सर पर थे और अब पिंकी की जिम्मेदारी भी नंदिनी को उठानी थी। इसलिए अपने बेटे यश को तैयार करने के साथ साथ पिंकी नंदिनी को भी स्कूल के लिए तैयार करने के लिए श्रेया के बेडरूम में चली आई। श्रेया को गहरी नींद में सोया हुआ देखकर नंदिनी बड़े ही आराम से बेडरूम में अपने कदम बिस्तर की ओर आगे बढ़ाने लगी और फिर बड़े ही धीरे से नंदिनी ने पिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए पिंकी को जगाया। जैसे ही पिंकी ने अपनी आंखें खोली, नंदिनी ने अपने होठों पर अपनी उंगली दबाते हुए कहा, मम्मी को आराम करने दो, मैं तुम्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार कर देती हूँ। पिंकी ने जब अपनी आंखें धीरे से खोली तब पिंकी ने अपने बगल में लेटी हुई अपनी मम्मा की ओर देखा। श्रेया काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। कहीं ना कहीं श्रेया को इस तरह से सोया हुआ देखकर पिंकी को अपनी मम्मा पर बहुत ज़्यादा दया आने लगी थी, मगर अब पिंकी भी जानती थी कि पिंकी को अपनी कुछ जिम्मेदारियों को खुद संभालना सीखना होगा। पिंकी ये भी जानती थी कि उसके एग्ज़ाम सर पर थे, इसलिए ज़्यादा दिन स्कूल न जाना भी उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए नंदिनी चाची की बात मानते हुए पिंकी भी अपनी जगह से उठी और नंदिनी के साथ कमरे से बाहर निकल गई।
नंदिनी ने पिंकी को तैयार किया और यश के साथ स्कूल ले जाने के लिए दोनों बच्चों को नीचे लिविंग रूम में ले आई। करण गुलेरिया ने जब नंदिनी को सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाते हुए देखा तो उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। वो नंदिनी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। सिद्धार्थ जब अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर रहा था और गुलेरिया हाउस को छोड़कर चला गया था, तब भी नंदिनी की आंखों में आंसू थे और वो यहाँ से जुदा होना नहीं चाहती थी, मगर अपने पति की जिद के आगे वो कुछ बोल नहीं पाई उस वक्त। मगर आज जब इतने दिनों बाद नंदिनी घर वापस लौटी थी तो नंदिनी ने घर की सारी जिम्मेदारियां वापस अपने कंधों पर उठाने में जरा भी देर नहीं की। स्पेशली जब बात नन्ही से पिंकी की हो, करण भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि नंदिनी पिंकी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले। जब तक श्रेया पहले की तरह फिर से अपनी रूटीन लाइफ ना जीने लगे तब तक नंदिनी ही पिंकी को संभाल ले तो यही बेहतर था। श्रेया प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए करण ने घर के कुछ नौकर और बढ़ा दिए थे जो सिर्फ श्रेया की देख रेख करेंगे। सुबह से लेकर अब तक करण को सिर्फ इसी बात की चिंता हो रही थी कि अगर श्रेया की मानसिक हालत इसी तरह बिगड़ती रही तो उनके होने वाले बच्चे पर भी उसका असर हो सकता था। मगर अब ये करण की जिम्मेदारी थी कि आकाश के जाने के बाद आकाश के होने वाले बच्चे, आकाश की बीवी और आकाश की बेटी की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर ले। पिछली रात श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो देखने के बाद करण अभी भी गहरी सोच में थे वो अपना अगला कदम क्या उठाए। क्या उन्हें श्रेया की दिमागी ट्रीटमेंट शुरू करा देनी चाहिए या कुछ दिनों इंतज़ार करना चाहिए, ये बात भी करण नहीं जानते थे। इस वक्त करण को अनिका की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो जानते थे कि अगर अनिका इस वक्त ठीक होती तो वो ज़रूर श्रेया की बिगड़ती हुई हालत को रोक सकती थी, या यूँ कहा जा सकता था कि अनिका के साथ सब कुछ ठीक होता तो वो श्रेया की हालत इतनी बिगड़ने ही नहीं देती। नंदिनी और सिद्धार्थ का बेटा यश, जो सारा दिन बदमाशियाँ करता रहता था, वो भी पिंकी के साथ अब काफ़ी अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा था। पहले एक बड़ा भाई होने के नाते वो अपनी छोटी बहन को बहुत सताता था। यश का स्वभाव हमेशा से ही किसी जिद्दी था। शरारतें करना, पिंकी को सताना, अपने से छोटे बच्चों को सताना, ये सब यश को बहुत अच्छा लगता था। मगर आकाश के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद यश का पिंकी के प्रति बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। अब यश एक बड़े भाई की तरह पिंकी को संभाल रहा था। यश ने बड़े ही प्यार से पिंकी के प्लेट में नाश्ता परोसा और पिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छे से खाना, अब दोबारा बिल्कुल दुबली पतली मत हो जाना। क्या तुम जानती भी हो कि तुम कितनी पतली हो कि स्कूल में सब तुम्हारी वजह से मुझे चिढ़ाते हैं। सब मुझे कहते हैं कि तुम इसलिए पतली हो क्योंकि घर पर जो भी खाना बनता है वो सब मैं खाता हूँ और तुम्हारे लिए कोई खाना ही नहीं बचता। मेरे सारे फ्रेंड तुम्हारी वजह से मुझ पर हंसते हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें भी दबा कर नाश्ता करना है। जैसे ही यश ने ये बात कही, नंदिनी ने यश के सर पर बड़े ही प्यार से चपत लगाते हुए कहा, और उसे नाश्ता करने देना है तुम्हें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो टिफ़िन पिंकी स्कूल ले जाती है वो टिफ़िन कौन चट कर जाता है। तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी हो तो स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लिया करो, मगर पिंकी के टिफ़िन बॉक्स में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यश ने अपने मुंह में एक बड़ा सा निवाला रखते हुए अपनी मम्मा से कहा, अरे मम्मा, अगर मैं वो खाना नहीं खाऊंगा तो भी पिंकी कौन सा खाने वाली थी। क्या तुम्हें पता है पिंकी अक्सर पूरा का पूरा भरा हुआ टिफ़िन घर लेकर आती थी। अरे खाना खाना इसे अच्छा ही नहीं लगता। जैसे वो कॉलेज में जाने वाली दीदियाँ आजकल पूरे दिन डाइटिंग करती रहती है, ने हर चीज़ खाने से पहले 10 बार सोचती हैं। ये पिंकी तो उन सब लड़कियों की भी माँ है। वो खाना खाने से पहले 10 बार सोचती है। ये खाना खाने के बारे में बिल्कुल सोचती ही नहीं। पता नहीं अभी से इसे कौन से मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। 13 साल के यश के मुंह से ये बात सुनकर यश की पीठ पर नंदिनी ने एक जोर की चपत लगाते हुए कहा, चुप करके खाना खाओ। ये सारी बातें तुम्हें सिखाई किसने? तुम कैसे जानते हो ये सारी बातें? यश ने अपनी माँ की ओर देखकर आंख मारते हुए कहा, अरे मम्मा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। आजकल वो हमारे स्कूल की लड़कियों में ये ट्रेंड भी चल रहा है, कौन सबसे कम खाता है, इसकी कंपटीशन लगी रहती है इन लड़कियों में, जिसे कार्ब्स काउंटिंग कहा जाता है। और फिर हफ्ते में कोई एक दिन चुना जाता है जब ये सारी लड़कियां खाना खाने के लिए टूट पड़ती हैं, और उस दिन पिज़्ज़ा, बर्गर, नाचोज जो उनके रास्ते में आता है सब कुछ निगल जाती हैं, और हमारी भाषा में इसे चीट डे कहा जाता है। नंदिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि स्कूल में जा रही छोटी छोटी बच्चियों को ये सब कौन सिखाता था और कहाँ से वो ये सब सीखती थी। इस जनरेशन की बच्चियाँ नंदिनी के खाली बर्तन समेटते हुए करण की
और देखकर कहा, पता नहीं इस जनरेशन का क्या होगा। अब देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनकी बातें देखिए, मैं जब इनकी उम्र की थी तब मुझे इन सारी बातों का मतलब भी नहीं पता था। गहरी सोच में डूबे करण ने एक पल के लिए अपनी सारी टेंशन्स को अपने सर से हटाते हुए नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब ये सारी बातें हमने सुनी भी नहीं थी। उस जमाने में रोटी पे थोड़ा सा घी कम पड़ जाता तो सारे का सारा परिवार रोटी बनाने वाली माँ पर टूट जाता था। और आज का ज़माना है, अगर माँ जरा सा घी रोटी पर लगा दें तो पूरे का पूरा परिवार माँ पर टूट पड़ता है कि भाई रोटी में घी क्यों लगाया। करण की बात सुनकर आसपास खड़े नौकर भी मुस्कुराने लगे। नंदिनी दोनों बच्चों को लेकर स्कूल जाने के लिए निकल गई। नंदिनी और बच्चों के जाते ही लिविंग रूम में खड़े सभी नौकरों के चेहरे से मुस्कुराहट फिर से गायब हो गई। करण भी अच्छी तरह से जानते थे कि सारे के सारे नौकर श्रेया की मानसिक कंडीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, मगर सबसे ज़्यादा टेंशन इस वक्त गुलेरिया हाउस में किसी को थी तो वो करण थे। करण नहीं जानते थे कि श्रेया की मानसिक हालत और कितनी बिगड़ने वाली थी। वहीं श्रेया के बेडरूम में धीरे से श्रेया ने अपनी आंखें खोली। जब श्रेया ने अपनी आंखें खोली तो वह देखकर हैरान हो गई कि कमरे में पिंकी और आकाश दोनों ही कहीं नजर नहीं आ रहे थे। श्रेया चौंक कर एक झटके से खड़ी हो गई और बिस्तर से उठते हुए वो आवाज़ लगाने लगी, पिंकी, आकाश, कहाँ हो तुम? जब कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी तो श्रेया सीधे बालकनी की ओर चली गई। बालकनी की स्लाइडिंग विंडो खोलते हुए श्रेया ने बालकनी में देखा और कमरे में आवाज़ करते हुए कहने लगी, पिंकी, आकाश, कहाँ हो तुम दोनों बाप बेटी? देखो, अगर तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो तो मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो आकाश, पिंकी को स्कूल जाना है, उसे तैयार करना है। कहाँ हो तुम बाप बेटी? मगर कमरे में कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी गुस्सा होते हुए श्रेया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और कहा, देखो, मैं 3 तक गिनूंगी, तब तक तुम दोनों बाप बेटी मेरे सामने नहीं आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहने के बाद श्रेया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपने एक हाथ की उंगलियों से काउंट करना शुरू कर दिया। 1 2। श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। श्रेया ने अपनी हाथ के पंजे की 2 उंगलियां खोल रखी थी, मगर श्रेया की आंखें पूरी तरह से बंद थी। श्रेया ने इस बार अपने दांत कचकचाते हुए बड़े ही गुस्से से आवाज़ देते हुए कहा, देखो, तुम बाप बेटी अगर इस वक्त बाहर नहीं आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहने के बाद श्रेया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपनी एक हाथ की उंगली से काउंट करना शुरू किया। 1 2। श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। श्रेया ने अपनी हाथ के पंजे की 2 उंगलियां खोल रखी थी, मगर श्रेया की आंखें पूरी तरह से बंद थी। श्रेया ने इस बार अपने दांत कचकचाते हुए बड़े ही गुस्से में आवाज़ देते हुए कहा, देखो, तुम दोनों बाप बेटी अगर इस वक्त बाहर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न तो तुम दोनों को नाश्ता मिलेगा और न ही पिंकी को स्कूल छोड़ने जाऊंगी। जब श्रेया को फिर से आवाज़ नहीं सुनाई दी तो श्रेया ने अपनी मुट्ठी की तीसरी उंगली खोलते हुए कहा, 3। अब मैं तुम दोनों बाप बेटी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए जैसे ही श्रेया ने अपनी आंखें खोली, बिस्तर पर आकाश मुस्कुराता हुआ श्रेया को देख रहा था। आकाश को इस तरह देखकर श्रेया ने आकाश से कहा, ओफो, कहाँ गायब हो गए थे तुम दोनों बाप बेटी ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें पता भी है कि पिंकी को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, कितना काम पड़ा है। तुम्हें क्या है, तुम तो हाथ हिलाकर ऑफिस निकल जाओगे, फिर शाम को देर से लौटोगे। घर पर मुझे कितने काम होते हैं, ये तुम क्या जानते हो? तभी अचानक आकाश ने बिस्तर से उठते हुए श्रेया से कहा, अरे शांत हो जाओ, कितना गुस्सा करोगी? सुबह सुबह इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। और पिंकी की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, पिंकी को मैंने तैयार कर दिया और उसे स्कूल भी भेज दिया। जब आकाश ने श्रेया की ये बात सुनी तो श्रेया काफ़ी हैरान हो गई। श्रेया हैरान होकर कमरे में लगी घड़ी की ओर देखने लगी। जब श्रेया को रियलाइज़ हुआ कि सुबह के 10 बज चुके थे तो श्रेया ने अपने माथे पर अपना हाथ मारते हुए कहा, अरे देखो, आज इतना लेट हो गया मुझे जागने में और तुमने मुझे जगाया भी नहीं। कमाल करते हो तुम, और 10 बज गए हैं मगर अब तक तुम ऑफिस नहीं गए। क्या बात है, क्या इरादा है आज तुम्हारा? श्रेया की ये बात सुनते ही आकाश के चेहरे पे मुस्कान आ गई। आकाश ने अभी भी वही सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे जो पिछली रात बालकनी में उसने पहने थे। श्रेया बड़ी बड़ी आंखों से आकाश को देख रही थी। आकाश भी कुछ वक्त तक बड़े ही प्यार से श्रेया की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। आकाश ने श्रेया के बाल सहलाते हुए श्रेया से कहा, आज से ऑफिस जाना बंद। मैंने कहा ना तुमसे, आज से मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। पिंकी को तैयार करना, उसे स्कूल ले जाना, स्कूल से वापस आना, हर काम मैं करूंगा। तुम बस घर बैठकर आराम करना। जब श्रेया ने आकाश की ये बात सुनी तो अपने बाल संवारते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं, इस तरह कैसे चलेगा? मैं मानती हूँ तुम्हारे सर पर मेरी और पिंकी की जिम्मेदारी है, और अब तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ने भी वाली है। बहुत जल्द तुम बाप जो बनने वाले हो।
मगर हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो है गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को संभालने की जिम्मेदारी, जो करण चाचा ने बड़े ही प्यार से तुम्हें सौंपी थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आकाश जरूर एक दिन कुछ करके दिखाएगा। वैसे मैं तुम्हें कॉलेज में जब पहली बार मिली थी, तब से लेकर आज तक मुझे तुम पर वही विश्वास रहा है। मुझे यकीन था कि एक दिन तुम गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का नाम आसमान की ऊंचाइयों पर जाकर लिख दोगे, और आज तुमने वो हासिल कर दिया। यू नो, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब श्रेया ने ये बात कही, तब आकाश के चेहरे पर श्रेया को काफी उदासी नजर आने लगी। श्रेया ने आकाश से पूछा, क्या हुआ? तुम्हें तो इस बात को लेकर खुश होना चाहिए, तुम उदास क्यों नजर आ रहे हो? आकाश अभी भी काफी उदास नजर आ रहा था। फिर हमानी ही मन को सोचने के बाद श्रेया ने आकाश को कहा, अच्छा समझ गई मैं, रोहित मारवा की मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने फिर से स्पीड पकड़ ली है, यही बात सोच रहे हो ना तुम? अरे इसलिए ही तो कहती हूँ कि जाकर ऑफिस ज्वाइन करो और ऑफिस का कामकाज वापस अपने हाथों में ले लो। उसके बाद देखती हूँ कि कौन तुम्हें हरा सकता है। आकाश की आंखों में अभी भी श्रेया को काफ़ी उदासी नजर आ रही थी। फिर आकाश ने श्रेया की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, श्रेया, मैं अब ऑफिस नहीं जा सकता। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि आकाश ऐसा क्यों कह रहा था। श्रेया के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। तब आकाश ने श्रेया से कहा, श्रेया, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद ऑफिस का सारा कामकाज तुम संभालो। मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, मगर ऑफिस की प्रेसिडेंट अब तुम बनोगी। आकाश की ऐसी बातें सुनकर श्रेया को हैरानी हो रही थी। हैरानी के साथ साथ श्रेया के चेहरे की मुस्कुराहट भी आ गई थी। श्रेया ने आकाश से कहा, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? आकाश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि ये समझ लो कि तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो आज से तुम्हें संभालनी होगी। मैं तुम्हें गाइड करता रहूँगा, मगर काम तुम्ही को करना होगा। यूँ समझ लो कि आज से तुम और मैं एक फिल्म के एक्टर और सिंगर की तरह है। आवाज़ सिंगर की होती है और एक्टर सिर्फ अपने होठ हिलाता है। उसी तरह मैं तुम्हारे मन की आवाज़ बनूंगा, मगर मेरी आवाज़ आज के बाद तुम्हारे गले से निकलेगी। आकाश की बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेया ने जैसे ही आकाश को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई, श्रेया के बेडरूम के कमरे पर किसी ने नॉक करने की आवाज़ आने लगी। श्रेया ने जैसे ही दरवाजा की ओर देखा, श्रेया को एहसास हुआ कि कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। इसलिए आवाज़ लगाते हुए श्रेया ने कहा, अरे कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। ये कहने के बाद जैसे श्रेया दोबारा आकाश की ओर मुड़ी, श्रेया ये देखकर चौंक गई कि आकाश वहाँ पर मौजूद नहीं था। श्रेया देखकर चौंक कर यहाँ वहाँ देखने लगी। श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पलक झपकते ही आकाश कहाँ गायब हो गया था। आकाश को ढूंढने के लिए श्रेया कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगी, मगर तभी श्रेया ये देखकर हैरान हो गई कि आकाश को वो कमरे में ढूंढ रही थी, मगर आकाश आईने में श्रेया के सामने मुस्कुरा रहा था। जब श्रेया आईने के सामने खड़ी हुई तो श्रेया को आईने में अपनी जगह आकाश नजर आ रहा था। आकाश श्रेया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आकाश ने श्रेया से कहा, देखो, मैं अभी किसी के सामने नहीं आ सकता, बस इतना याद रखना, आज से मैं तुम्हारे मन की आवाज़ हूँ। तुम्हारे गले से जो भी आवाज़ निकलेगी वो मेरी होगी। श्रेया काफ़ी हैरान नज़र आ रही थी और वो आईने में नज़र आ रहे आकाश की ओर देख रही थी। जब श्रेया ने आईने से पलट कर देखा तो नंदिनी दरवाजे पर खड़ी थी। नंदिनी ने कमरे में आते हुए श्रेया से कहा, अरे श्रेया, जाग गई? कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक तो हो ना तुम? अच्छा, मैंने पिंकी को तैयार करके स्कूल भिजवा दिया है। अभी कुछ दिनों के लिए पिंकी को स्कूल में ही ले जाऊंगी और लेकर भी आ जाऊंगी। वैसे भी मैं यश के लिए तो स्कूल जाना ही है, तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब श्रेया ने नंदिनी की बात सुनी तो श्रेया हैरान होकर बस आईने में देखने लगी। आईने में खड़ा आकाश श्रेया को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि जो काम आकाश ने किया था उस काम का क्रेडिट नंदिनी क्यों लेना चाहती थी, मगर श्रेया नंदिनी को किसी भी तरह से झूठा साबित नहीं करना चाहती थी। इसलिए बस श्रेया नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। श्रेया के चेहरे पर आज भी बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट देखकर नंदिनी के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी, मगर नंदिनी जानती थी कि उसे अपने एक्सप्रेशंस को संभालना होगा और श्रेया के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा। मगर अब नंदिनी के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि श्रेया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। नंदिनी को हल्का हल्का शक हो गया था कि श्रेया आकाश को हर जगह हेलुसिनेट कर रही थी, यानी कि श्रेया ने अपने मन में छिपे आकाश को दुनिया में एक आकार दे दिया था। जो इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं था उसे श्रेया देखने लगी थी। श्रेया की आंखें लगातार यहाँ वहाँ घूम रही थी, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि श्रेया के मन की हालत शांत नहीं थी। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। नंदिनी ने किसी तरह अपने इमोशन पर कंट्रोल किया और श्रेया से कहा, एक काम करो, तुम नहा
धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। जैसे ही नंदिनी ने श्रेया से ये बात कही, श्रेया आईने में देखकर कुछ इशारे करने लगी। नंदिनी के दिल की धड़कनें अब ज़्यादा तेज होने लगी थी। आईने में देखकर श्रेया अपने आप को कुछ इशारा कर रही थी। नंदिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। नंदिनी ने चाहा था कि एक पल के लिए वो श्रेया को आईने में देखकर अपने इशारे को करते हुए रोके और कहे कि वो ये सब क्या कर रही है, पर वो जानती थी कि अगर नंदिनी ने इस वक्त श्रेया का भ्रम तोड़ने की कोशिश की तो श्रेया के मन पर उसका काफ़ी बुरा असर पड़ सकता था। नंदिनी अब अच्छी तरह से जान चुकी थी कि श्रेया मन ही मन आकाश को इशारे करती थी और आकाश के साथ बातें करती थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कैसे समझाए कि अब उसे आकाश को भूलना होगा और बिना आकाश के ज़िंदगी जीना सीखना होगा। जैसे नन्ही सी पिंकी ने इस कड़वे घूंट को पीकर कुछ कुछ हकीकत का सामना करना सीख लिया था। नंदिनी ने धीरे से श्रेया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। जैसे ही नंदिनी कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, श्रेया ने नंदिनी को रोकते हुए कहा, सुनो नंदिनी भाभी। नंदिनी रुकी और पलटकर श्रेया की ओर देखने लगी। श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। श्रेया ने नंदिनी से कहा, नंदिनी भाभी, मैंने फैसला किया है कि आज से मैं रोज़ ऑफिस जाऊंगी। कंपनी की नई प्रेसिडेंट मैं हूँ, मुझे अब रोज़ कंपनी जाना चाहिए और ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आकाश का भी फैसला है। ये कहने के बाद अचानक ही श्रेया के चेहरे का हाव भाव बदल गए। श्रेया फिर से आईने की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया को कोई ऐसी बात करने से रोक रहा था और श्रेया अपनी इस हरकत की माफ़ी मांग रही थी। कुछ देर बाद श्रेया ने फिर से नंदिनी की ओर देखकर कहा, मेरा मतलब है मैंने खुद ये फैसला किया है कि आकाश की पोजीशन अब मैं संभालूंगी। श्रेया की बात सुनकर नंदिनी धीरे धीरे श्रेया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। श्रेया के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। श्रेया के कंधों पर हाथ रखकर नंदिनी ने कहा, देखो श्रेया, मैं तुम्हें कई सालों से जानती हूँ, तुम में काफ़ी काबिलियत है। मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम बिजनेस चलाना भी सीख जाओगी, मगर मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें घर पर रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, श्रेया हैरान होकर नंदिनी की ओर देखने लगी। श्रेया ने नंदिनी से कहा, क्यों, मुझे क्यों आराम करना चाहिए? अच्छी भली तो हूँ मैं। श्रेया की आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। श्रेया की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। श्रेया की तबीयत में अब काफ़ी ज़्यादा गिरावट नजर आ रही थी, मगर श्रेया अपने आप को देखकर कुछ कहने लगी, मुझ में क्या खराबी नज़र आ रही है आपको? मुझे क्यों आराम करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कंपनी की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लेनी चाहिए। वैसे आप मुझे आराम करने के लिए क्यों कह रही हैं? तभी अचानक नंदिनी ने बात पलटते हुए कहा, श्रेया, तुम्हारी तबीयत में कोई खराबी नहीं है, मगर तुम ये भूल चुकी हो कि तुम्हारे पेट में क्या है। तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना है। जैसे ही श्रेया ने नंदिनी की बात सुनी, श्रेया के चेहरे की मुस्कान अब काफ़ी ज़्यादा घबराहट में बदल गई। श्रेया ने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे और धीरे से अपने सामने नजर आ रहे आईने में देखने लगी।